हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव और रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर्स को एंड्रोमेडा गैलेक्सी के पास एक ऐसा ऑब्जेक्ट मिला है जिसने दुनिया के सभी एस्ट्रोनॉमर्स को हिला कर रख दिया। दरअसल एस्ट्रोनॉमर्स जब एंड्रोमेडा गैलेक्सी को स्टडी कर रहे थे ना, तब उन्होंने ये देखा कि उसके बगल में एंड्रोमेडा जितना ही एक बड़ा गैस क्लाउड मौजूद है, जिसे गौर से स्टडी करने के बाद ये पता चला कि वो एक ऑक्सीजन क्लाउड है। अब आई नो आपको लग रहा होगा इसमें चौंकाने वाली बात क्या है, तो वेल लेट मी टेल यू, हमारे स्पेस एक्सप्लोरेशन के लंबे इतिहास में अब तक सिर्फ 2 ही जगहों पर ऑक्सीजन एलिमेंट के ट्रेसेस मिले हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ 2%। क्योंकि यूजुअली स्पेस में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डस्ट और हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्रीज हो जाते हैं, और इसीलिए स्पेस में ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ना के बराबर है। पर यहां पर इस पर्टिकुलर एरिया में पूरा का पूरा ऑक्सीजन का क्लाउड डिस्कवर किया गया है, जिसका अप्रॉक्सीमेट साइज 1 लाख लाइट ईयर से भी ज्यादा है। तो अब सवाल यहां पर यह आता है कि एस्ट्रोनॉमर्स को मिला हुआ यह ऑब्जेक्ट क्या वाकई में एक ऑक्सीजन क्लाउड है, क्योंकि इस डिस्कवरी के अनाउंस होते ही उसने कंट्रोवर्सी का रूप लिया। सो इस डिस्कवरी की शुरुआत हुई थी 2018 में, जब एस्ट्रोनॉमर्स मार्सेल ड्रेचलर, जेवियर स्टॉटनर और यान सेंटी स्पेस में मौजूद प्लैनेटरी नेब्यूला और सुपरनोवा रेमनेंट्स की तलाश कर रहे थे। इस रिसर्च में उन्हें करीब 300 से भी ज्यादा नेब्यूले को डिस्कवर करने में सफलता मिली, और ऐसे लगातार मिलते सफलता की वजह से उन्होंने सोचा कि टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, नई नई टेक्निक्स ऐड हो रहे हैं, क्यों ना हम हमारे नेबरिंग गैलेक्सी एंड्रोमेडा को फिर से एक बार स्टडी करके देखें कि इस बार कोई नई डिस्कवरी हो सकती है। अब एंड्रोमेडा ही क्यों, इसके पीछे 2 रीजंस थे। पहला, हाल ही में एक बात सामने आई थी कि हम जो सोच रहे हैं कि एंड्रोमेडा गैलेक्सी मिल्की वे के मुकाबले 2 से 3 गुना ज्यादा बड़ा है, वो दरअसल एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, और असल में एंड्रोमेडा और मिल्की वे का साइज करीब करीब सेम ही है। लेकिन कई साइंटिस्ट इसे मानने के लिए अभी भी तैयार नहीं है। ये आज भी काफी डिबेटेबल इशू है, और इसीलिए इसके रूट तक पहुंचकर इसको स्टडी करना एक अच्छा ऑप्शन है। दूसरा रीजन था, एंड्रोमेडा बड़े ही तेजी से अपने प्लेन ऑफ सैटेलाइट्स के सैटेलाइट गैलेक्सीज को तबाह कर रहा है, और अब क्योंकि आगे आने वाले 5 बिलियन सालों में वो हमसे भी टकराने वाला है, इससे इस कोलिजन के प्रभाव का अंदाजा लगाया जा सकता है और शायद खुद को बचाया भी जा सकता है। और इसीलिए एस्ट्रोनॉमर यान सेंटी, मार्सेल और जेवियर ने एंड्रोमेडा गैलेक्सी को स्टडी करने का तय कर लिया। अब उन्होंने स्टडी के लिए एक ऐसे प्रोसेस को यूज किया जो हमारी आंखों में पहले से ही मौजूद है, लॉन्ग एक्सपोजर प्रोसेस। अब इस प्रोसेस को एग्जैक्टली समझने के लिए ना, सबसे पहले ये विजुअलाइज करो और सोचो कि एक अंधेरे कमरे में बंद होने के बाद आपकी आंखें कैसे काम करती हैं। एग्जैक्टली डार्क रूम में एंटर होते ही हमारा प्यूपिल वाइड होने लगता है, सो दैट हमारी आंखें ज्यादा से ज्यादा लाइट को डिटेक्ट कर पाए और उसे अपने रेटिना तक पुश करें। एंड व्हाट फॉलोज, आफ्टर सम टाइम हमें अंधेरे कमरे में भी चीजें दिखना शुरू हो जाती है। बस ऐसा ही कुछ लॉन्ग एक्सपोजर प्रोसेस में भी होता है। जैसे कि हम ये जानते हैं कि स्पेस में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा है, और इसीलिए इस डार्कनेस में ज्यादा लाइट कैप्चर करने के लिए उन्होंने मिल्की वे और एंड्रोमेडा के बीच एक स्पॉट चुना। उसके बाद वो अपने कैमरास और टेलीस्कोप की मदद से घंटों तक उस पर्टिकुलर स्पॉट को ऑब्जर्व करने लगे विद डिफरेंट नैरो बैंड फिल्टर्स, एंड दैट्स हाउ इस कंट्रोवर्शियल ऑक्सीजन क्लाउड के डिस्कवरी का सिलसिला शुरू हुआ। इस लॉन्ग एक्सपोजर प्रोसेस के लिए ना उन्होंने 3 फिल्टर्स को यूज किया, H अल्फा, O3 और सल्फर 2, ये 3 प्रोसेसेस। अब क्योंकि हाइड्रोजन बिग बैंग के बाद बना हुआ सबसे पहला और मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट है, इसीलिए उन्होंने इस प्रोसेस की शुरुआत H अल्फा फिल्टर से की। सो बेसिकली इसमें होता क्या है ना कि हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम में इस पर्टिकुलर वेवलेंथ, जो कि 656 नैनोमीटर्स है, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ पर स्पेस को ऑब्जर्व किया जाता है और हाइड्रोजन को ट्रेस करने की कोशिश की जाती है। इस इमेज में आप देख सकते हो कि इस वेवलेंथ पर रेड लाइट इमिट होती है, और इसीलिए जितने भी हाइड्रोजन क्लाउड्स की इमेजेस आपने देखी होगी वो सभी हमेशा रेड ही होते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात यह है ना कि स्पेस में ऑलमोस्ट हर जगह, आई मीन स्टार्स के अंदर, स्टार्स के बाहर, यहां तक कि इंटरस्टेलर स्पेस में मौजूद डस्ट क्लाउड्स में भी हाइड्रोजन भरा हुआ है। फिर भी उन्हें उस रिसेंटली मिले क्लाउड में हाइड्रोजन का, इतने एबंडेंट एलिमेंट का 1% भी ट्रेस नहीं मिला। साउंड्स फिशी, राइट? किसी एनोमली की तरह। वेल, एस्ट्रोनॉमर्स को भी यही लगा, और इसीलिए उन्होंने अपने दूसरे फिल्टर O3 को यूज किया। यह फिल्टर भी H अल्फा की तरह ही काम करता है, बस एक माइनर डिफरेंस के साथ इसमें 656 नैनोमीटर्स की जगह पर 437 नैनोमीटर्स की वेवलेंथ यानी कि ब्लू लाइट में स्पेस को ऑब्जर्व किया जाता है। सो आई एम होपिंग ओवर हियर आपको लाइट के वेवलेंथ और उसके कलर स्पेक्ट्रम के बारे में पहले से एक अंदाजा होगा कि कैसे लाइट के वेव्स को अगर आप स्ट्रेच कर दोगे और उसका स्पेक्ट्रम जितना वाइड होगा उतना वो रेड की तरफ ज्यादा बढ़ने लगता है, और जितना वो कॉन्सेंट्रेटेड होगा उतना वो रेड के अलावा दूसरे कलर स्पेक्ट्रम्स में दिखेगा। इसे साइंटिस्ट लोग रेड शिफ्ट भी कहते हैं, बट इस पर्टिकुलर केस में हम ब्लू स्पेक्ट्रम में ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सो साइंटिस्टों ने जब इस स्पेक्ट्रम से ऑब्जर्व करने की कोशिश की ना, तो उन्हें उस रीजन में एक अलग ही नजारा देखने को मिला।
ऑक्सीजन से भरा हुआ एक क्लाउड। पहले तो उन्हें अपने आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ, क्योंकि जैसे मैंने बताया था आपको पहले भी, स्पेस में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ना के बराबर मिलते हैं। तो एक पूरा का पूरा क्लाउड मिलना लाइट ईयर्स बड़ा, ये एक बहुत ही बड़ी एनोमली है। ऊपर से ये ऑक्सीजन का क्लाउड एक एवरेज साइज नेबुला से भी 10 गुना ज्यादा बड़ा है। आई मीन, हाउ इज दैट इवन पॉसिबल? और इसीलिए इस शक को वंस एंड फॉर ऑल दूर करने के लिए उन्होंने इस क्लाउड पर लंबे समय के लिए नजर रखा, और इस लंबे ऑब्जर्वेशन के बाद फाइनली दे कंफर्म्ड कि यस, वो वाकई में ऑक्सीजन क्लाउड ही है। अब जैसे इस डिस्कवरी को पब्लिक किया गया, पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी में इसे एक एरोनियस डिस्कवरी यानी इनएक्यूरेट डिस्कवरी घोषित किया गया। जैसे ही पूरे साइंटिफिक कम्युनिटी ने ऑक्सीजन क्लाउड की डिस्कवरी को एरोनियस घोषित किया, वैसे ही वो तीनों एस्ट्रोनॉमर्स जा पहुंचे यूएस गवर्नमेंट के पास। पर वहां पर बिना उनके रिजल्ट्स को देखे उनके इस डिस्कवरी को खारिज कर दिया गया, क्योंकि गवर्नमेंट का ये कहना था कि स्पेस में ऑक्सीजन क्लाउड मिलना नामुमकिन है, और जो भी इमेज आप एस्ट्रोनॉमर्स लेकर आए हो, या तो वो इमेज आपके टेलीस्कोप में किसी तरह के फॉल्ट की वजह से है, या फिर लाइट पोल्यूशन की वजह से, बिकॉज लाइट पोल्यूशन भी ब्लू कलर एमिट करता है। उन्हें जो नेबुला मिला था वो दिखने में इतना फेंट था कि दूसरे रिसर्चर्स ने भी लाइट पोल्यूशन की ही बात से सहमति गाई, और इस कंट्रोवर्शियल डिस्कवरी को हमेशा के लिए दफन कर दिया गया, अंटिल एक इंडिपेंडेंट एस्ट्रोनॉमर ब्रे फॉल्स की उस पर नजर पड़ी, और इसके पीछे की सारी सच्चाई जानने का जिम्मा उसने अपने सर पर ले लिया। उसने अपने रिसर्च के लिए 2 चीजों का इस्तेमाल किया। पहला, तकाहाशी रिफ्रैक्टर, जो नॉर्मल रिफ्लेक्टर्स के मुकाबले 90% ज्यादा लाइट कलेक्ट करता है, और दूसरा इंस्ट्रूमेंट था सीमोस कैमरा। बेसिकली सीमोस कैमरे की खासियत यह है कि विजिबल लाइट से लेकर एक्सरे के बीच वो सभी स्पेक्ट्रम्स में काम करता है। अगर आसान भाषा में इसके बारे में बताऊं तो सीमोस कैमरा कई सारे फोटो सेंसिटिव पिक्सल से बना हुआ होता है, और इन सभी पिक्सल्स के पास फोटो डायोड से बने ट्रांजिस्टर्स होते हैं, और फोटो डायोड्स लाइट सेंसिटिव डायोड्स होते हैं। मतलब जैसे ये डायोड्स लाइट के कांटेक्ट में आते हैं, वो करंट प्रोड्यूस करते हैं, और फिर इसी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को डिजिटल प्रोसेसिंग की मदद से इमेज में कन्वर्ट किया जाता है। इस सब के साथ ही ब्रे फॉल्स ने 2 ऐसी टेक्निक्स का भी इस्तेमाल किया जिनकी वजह से लाइट पोल्यूशन का शक हमेशा के लिए मिट गया। सबसे पहले उसने करीब 15 घंटों के लिए स्पेस की हर 5-10 मिनट में कई सारी इमेजेस कलेक्ट की। उसके बाद उन सभी इमेजेस का एक सॉफ्टवेयर की मदद से एवरेज निकाला गया, और उनके बैकग्राउंड नॉइस को कम कर दिया गया। इस प्रोसेस को इमेज स्टैकिंग कहते हैं बाय द वे। और इसके बाद उसने कंटिन्यूम सब्ट्रैक्शन प्रोसेस के जरिए बाकी रिसर्चर्स का लाइट पोल्यूशन का शक भी दूर कर दिया। इस प्रोसेस को एकदम सिंपल भाषा में समझते हैं। इसमें उसने ब्लू लाइट और O3 फिल्टर्स को यूज करके इमेजेस तैयार किया। उसके बाद इन दोनों इमेजेस को एक दूसरे पर सुपर इंपोज करके एक्स्ट्रा ब्लू स्पॉट्स को हटाकर फाइनली इस इमेज को दुनिया के सामने पेश किया। इसमें आपको ये ब्लूइश ग्रीन स्पॉट दिखाई दे रहा होगा। बस यही हमारा ऑक्सीजन क्लाउड है, और बाकी जो भी रेड पार्ट है वो क्या है? यस, अगर आपको याद हो, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। अब इस डिस्कवरी से यूएस गवर्नमेंट और बाकी रिसर्चर्स को यह मानना पड़ा कि वो वाकई में एक ऑक्सीजन क्लाउड ही है। पर सवाल अभी भी वैसे का वैसा ही था कि ये ऑक्सीजन क्लाउड आखिर आया कहां से? वेल, इसका जवाब तो अब तक उन तीनों एस्ट्रोनॉमर्स के पास भी नहीं था जिन्होंने इसे सबसे पहले डिस्कवर किया। लेकिन जितना मैंने रिसर्च किया है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके एक सुपरनोवा रेमनेंट होने के चांसेस काफी ज्यादा है, क्योंकि यूजुअली मैसिव स्टार्स में ग्रेविटी और उससे हो रहे न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से हाइड्रोजन से लेकर आयरन तक सारे एलिमेंट्स बनते हैं बिफोर द स्टार डाइज। लेकिन अगर सपोज कोई स्टार मास में कम हुआ, तो उसमें कम ग्रेविटी की वजह से फ्यूजन सिर्फ तब तक कंटिन्यू रह पाएगा जब तक उसमें मौजूद सारे लोअर एलिमेंट्स ऑक्सीजन में ना कन्वर्ट हो जाए। एंड लेट मी एक्सप्लेन ओवर हियर। देखो, सबसे पहले हाइड्रोजन के 2 आइसोटोप्स ड्यूटेरियम और ट्रिटियम स्टार के एक्सट्रीम प्रेशर और टेम्परेचर के चलते आपस में फ्यूज हो जाते हैं और हीलियम एटम्स में तब्दील हो जाते हैं। व्हाट फॉलोज इज हीलियम बर्निंग, मतलब हीलियम एटम्स आपस में फ्यूज होकर बेरिलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं और एनर्जी रिलीज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैमा रेज। अब क्योंकि बेरिलियम नेचर में काफी अनस्टेबल होता है, वो फिर एक बार हीलियम के साथ फ्यूज होकर कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, जो इन टर्न हीलियम के साथ कंबाइन होकर ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। यानी अब आप समझ चुके होंगे कि कैसे एक लो मास स्टार वाला सुपरनोवा ऑक्सीजन क्लाउड के लिए आइडियल कैंडिडेट हो सकता है। एक्सेप्ट there's a catch। अब साइंटिस्टों के अनुसार अगर उस रीजन में कोई सुपरनोवा हुआ होता तो ये पर्टिकुलर रीजन गर्म होना चाहिए था, राइट? लेकिन जब उन्होंने रिसर्च किया तब उन्हें ये नक्की पता चला कि वो पूरा रीजन ठंडा था और वहां आसपास किसी सुपरनोवा एक्सप्लोजन के कोई भी ट्रेसेस नहीं थे। यानी कि ये ऑक्सीजन क्लाउड आया भी कहां से, ये भी अब तक एक मिस्ट्री है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला, एक लाइक जरूर ठोकना। स्टे क्यूरियस फ्रेंड्स, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।